हेलो मैथोलिक्स, वेलकम टू निवान मैथ अकेडमी। अगर अब तक आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आज का हमारे पास टॉपिक है द स्पीड ऑफ साउंड इन ए गैस। मतलब जो हमारे पास डिस्कस फ्लूइड डायनेमिक्स जो हमारे पास सब्जेक्ट है उसमें आज हम ये टॉपिक करने वाले हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसको अच्छे से करके जाना, ठीक है। अब देखते हैं कि जो हमारे पास ये टॉपिक है कि मतलब गैस में साउंड की स्पीड के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो हम देखते हैं इसकी थ्योरी क्या है, फिर इसकी जो डेरिवेशन है वो किस तरीके से, और फिर हमारे पास किसी भी गैस मतलब गैस में साउंड की स्पीड का क्या फॉर्मूला यहाँ पे निकलता है, क्या रिजल्ट यहाँ पे आता है, वो चीज़ देखेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे क्या किया गया है, वी सपोज डैट, हम यहाँ पे सपोज करते हैं कि एक स्मॉल डिस्टर्बेंस इज क्रिएटेड विद इन ए नॉन विस्कस गैस में। हमारे पास जो नॉन विस्कस गैस है यहाँ पे, उसमें यहाँ पे हम सपोज करके चल रहे हैं कि स्मॉल डिस्टर्बेंस क्या हो रही है, क्रिएट हो रही है, ठीक है। अब देखो किस तरीके से क्रिएट हो रही है वो चीज़ देखेंगे कि जो स्मॉल डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है उसमें मतलब हमारे पास क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, किस तरीके की सिचुएशन वहाँ पे हो रही है, वो चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट्स बनाए हुए हैं जो कि हमारे पास इस डिस्टर्बेंस से रिलेटेड है, ठीक है। तो वो हम 4 पॉइंट्स देखते हैं, वन बाय देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट जो है हमारे पास कि द डिस्टर्बेंस इज प्रोपेगेटेड एज ए वेव मोशन। जो मेरे पास यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है ना, वो जो डिस्टर्बेंस है वो प्रोपेगेटेड होती है एज ए वेव मोशन। और प्रोपेगेटेड मतलब फैलना या प्रचारित होना जो होती है वो एज ए वेव मोशन होती है। वेव मोशन की तरह वो प्रोपेगेट हो रही है, इसीलिए इसको हम साउंड वेव के नाम से भी जाना जाता है या कहते हैं, नोन एज साउंड वेव। इतना क्लियर हो गया। पहला पॉइंट क्या है कि जो स्मॉल डिस्टर्बेंस, जो हमारे पास डिस्टर्बेंस है जो हमने क्रिएट की है, वो क्या है, प्रोपेगेट हो रही है एज ए वेव मोशन। अगर एज ए वेव मोशन वो प्रोपेगेट हो रही है तो इसलिए नॉन एज साउंड वेव, इसलिए इसको साउंड वेव के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। देन सेकेंड पॉइंट क्या है, यहाँ पे सेकेंड पॉइंट है बिफोर द डिस्टर्बेंस। मतलब डिस्टर्बेंस से पहले की बात करें, जब कुछ डिस्टर्बेंस हम करेंगे नहीं तो हमारे पास फ्लूइड क्या होगा, रेस्ट पे होगा। इतना क्लियर। तो डिस्टर्बेंस से पहले हमारा फ्लूइड क्या है, एट रेस्ट। एंड जब वो रेस्ट पे है तो हमारे पास मोशन जो होगा इरोटेशनल। यहाँ इस टर्म का यूज होने वाला है इरोटेशनल, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये उसको अलग ही आपको दिखाया हुआ है कि इरोटेशनल यूज होने वाला है कि डिस्टर्बेंस से पहले हमारे पास क्या है, फ्लूइड रेस्ट पे है तो हमारे पास मोशन जो है इरोटेशनल है। सो डैट जब इरोटेशनल है तो वहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी पोटेंशियल हम फाई से डिनोट करते हैं, तो एग्जिस्ट करेगी एट ईच पॉइंट ऑफ द फ्लूइड। तो जब वहाँ पे हमारे पास मोशन क्या है, इरोटेशनल है, तो फ्लूइड के हर एक पॉइंट पर हमारे पास वेलोसिटी पोटेंशियल एग्जिस्ट होगा, ठीक है। तो हमारे पास फ्लूइड वेलोसिटी क्या होगा एट एनी पॉइंट पे, ये होता है। वेलोसिटी को हम किस चीज से डिनोट करते हैं, क्यू वेक्टर से। ये इक्वल टू होगा माइनस के डेल फाई। फाई क्या है मेरे पास, वेलोसिटी पोटेंशियल है, और डेल, ठीक है। ये बात समझ आई आपको। डिस्टर्बेंस से पहले क्या क्या मतलब सिचुएशन, क्योंकि डिस्टर्बेंस से पहले फ्लूइड रेस्ट पे होगा, रेस्ट की वजह से ही हमारे पास मोशन क्या हुआ, इरोटेशनल। मोशन के इरोटेशनल होते ही हमारे पास फ्लूइड के हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है जी। और हमारे पास वेलोसिटी फ्लूइड वेलोसिटी जो होगी किसी भी पॉइंट पर वो होती है क्यू वेक्टर इक्वल टू माइनस के डेल फाई। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। दिस इज द सेकेंड पॉइंट। अब हम चलते हैं थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या कहते हैं। तो जो हमारे पास द स्केयर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ all disturbances from the equilibrium state specified by the pressure P नॉट और डेंसिटी रो नॉट, ठीक है। दिस इज सिंबल रो नॉट, ये मेरे पास प्रेशर P नॉट कैन बी नेग्लेक्टेड। अब ये क्या कह रहा है, देखो जब मेरे पास इक्विलिब्रियम स्टेट पे हम बात कर रहे हैं उस पर मेरे पास जितनी भी डिस्टर्बेंसेस है अगर मैं उनका स्केयर करूँ या प्रोडक्ट करूँ, जो मेरे पास देखो यहाँ पे ये चीज़ मैंने आपको बताया इक्विलिब्रियम स्टेट पर, ठीक है। मेरे पास जो भी मेरे पास वहाँ से डिस्टर्बेंसेस आती हैं उनका स्केयर या प्रोडक्ट, और जो मेरे पास यहाँ पे डिस्टर्बेंसेस है ना वो स्पेसिफाइड है बाय प्रेशर P नोट से और डेंसिटी रो नोट से, तो वहाँ पे ये क्या होंगे, कैन बी नेग्लेक्टेड। वहाँ पे उनको नेग्लेक्ट कर देंगे। कहने का मतलब क्या है, जो इक्विलिब्रियम स्टेट से
इतना क्लियर समझ आया? तो इक्विलिब्रियम स्टेट से जितनी भी मेरे पास डिस्टर्बेंसेस वहाँ पे आई हैं उनका मैं स्केयर करूँ या प्रोडक्ट करूँ, और जो यहाँ पे डिस्टर्बेंसेस हैं सभी की सभी, उनका स्केयर जो प्रोडक्ट ये मेरे पास स्पेसिफाइड है बाय पी नोड से या रो नोड से, ठीक है, तो वो कैन बी नेग्लेक्टेड। आल्सो अगर मैं बात करूँ वेलोसिटी की, तो यहाँ से क्यू इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा वेलोसिटी वेक्टर का, ठीक है, इज सो स्मॉल, ठीक है, ये मेरे पास काफ़ी स्मॉल है। अगर ये स्मॉल है और इसका स्केयर मैं कर दूं तो ये भी तो नेगलेक्ट कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि देखो क्यू मेरे पास काफ़ी स्मॉल है, अगर स्मॉल है और उसका स्केयर करूँ तो वो तो और ज़्यादा स्मॉल हो जाएगा, और ज़्यादा स्मॉल होने पर हम उसको क्या कर सकते हैं? नेगलेक्ट, ठीक है। तो बात समझ आई क्या किया इक्विलिब्रियम स्टेट से? इस तरीके से आप ध्यान रखो, आपको क्रैमिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे सिर्फ हम वो बता रहे हैं कि जो डिस्टर्बेंस क्रिएट की गई है उसमें क्या क्या वहाँ पे मतलब सिचुएशन हो रही, क्या क्या वहाँ पे हो रहा है, वो चीज़ें बताई जा रही है। तो इक्विलिब्रियम स्टेट से जितनी भी और डिस्टर्बेंस का अगर मैं स्केयर प्रोडक्ट करूँ जो कि मेरे पास स्पेसिफाइड है बाय प्रेशर और डेंसिटी से, उनको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, कैन बी नेग्लेक्टेड, ठीक है। और यहाँ पे ये भी मैंने आपको बता दिया। दिस इज द थर्ड पॉइंट। देखो बेटा यहाँ तक समझ आ चुका है, ठीक है, कि जो भी हमने यहाँ पे डिस्टर्बेंस जो भी हमने क्रिएट की थी तो वहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, वो सब चीज़ें हम देख रहे हैं, क्या क्या यहाँ पे कंडीशंस आ सकती हैं, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे फोर्थ देखते हैं कि फोर्थ क्या कहता है। द आइसेंट्रोपिक लो, जो मेरे पास आइसेंट्रोपिक लो होता है वो ये होता है, इसके ये होता है, ठीक है, P इक्वल टू के, और जो रो है रो की पावर गामा, ठीक है, होल्ड्स एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ एज्यूमिंग डेट चेंजेस टेक। मतलब क्या है, मेरे पास यहाँ पे आइसेंट्रोपिक जो लो है वो यहाँ पे होल्ड्स कर रहा है, यहाँ पे हम मतलब कॉन्सिक्वेंस ऑफ एज्यूमिंग कर रहे हैं डेट चेंजेस, जो चेंजेस है वो टेक प्लेस सो रैपिडली। मतलब यहाँ पे जो चेंजेस है वो इतनी तेजी से हो रहा है कि हीट एक्सचेंजेस, मतलब हीट जो है वो मेरे पास एक्सचेंजेस होना शुरू हो गई, इसीलिए हमारे पास हैंस एंट्रोपी चेंजेस आर नेग्लिजिबल। मेरे पास जो एंट्रोपी चेंजेस होंगे ना वो नेग्लिजिबल हो गए यहाँ पे। और साथ में यहाँ पे ये बताया गया है कि जो मेरे पास यहाँ पे गामा है वो मेरे पास क्या है? एडियाबेटिक कांस्टेंट। इतना क्लियर? ये बचपन में हमने पढ़ा भी था, आइसेंट्रोपिक लॉ और ये सब चीजें, एडियाबेटिक कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज बोली गई है कि जो मेरे पास आइसेंट्रोपिक लो है, ठीक है, इसको मतलब यहाँ पे होल्ड कर रहा है, इसको मतलब हम इस तरीके से होल्ड करा रहे हैं, ठीक है, कि हमारे पास क्या है कि चेंजेस जो है वो इतनी तेजी से हो रहे हैं कि हमारे पास हीट एक्सचेंजेस होना, कि हीट एक्सचेंजेस हो रही है, इसीलिए हमारे पास यहाँ पे एंट्रोपी जो चेंज है वो भी नेग्लिजिबल हो रहा है, और गामा क्या है हमारे पास यहाँ पे एडियाबेटिक कांस्टेंट की चीज बताई गई है। अब यहाँ पे ये चार चीज होने के बाद आई होप ये चीजें आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि यहाँ पे चार क्या बोला गया है। पहला तो सिंपल सा जो था हमारे पास वो यही था कि स्टोर जो हमारे पास स्मॉल डिस्टरबेंस है वो यहाँ पे क्रिएट की गई। फिर हमने देखा जो डिस्टरबेंस है वो प्रोपेगेटेड होती है एज ए वेव मोशन, इसलिए इसको साउंड वेव कहते हैं, ठीक है। दूसरा है डिस्टरबेंस से पहले हमारे पास क्या था, फ्लूइड ऑब्वियसली रेस्ट पे था, अब रेस्ट पे है तो वहां पे मोशन इरोटेशनल हो गया, मोशन इरोटेशनल हुआ तो फ्लूइड के हर एक पॉइंट पे हमारे पास वेलोसिटी पोटेंशियल आ गई, और तो हमारे पास फ्लूइड वेलोसिटी क्या होती है, किसी भी पॉइंट पे हमारे पास ये होती है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जो हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट से जितनी भी डिस्टरबेंस है अगर मैं उनका स्केयर करूँ और प्रोडक्ट करूँ, और जो यहाँ पे जो भी मतलब मीन्स क्या है कि यहाँ पे जितनी भी डिस्टरबेंस है वो स्पेसिफाइड है बाय दिस, ठीक है। मेन चीज समझने की कोशिश करना कि इक्विलिब्रियम स्टेट से जितनी भी हमारे पास डिस्टरबेंसेस हैं यहाँ पे उनका स्केयर और प्रोडक्ट, और जो ये डिस्टरबेंसेस हैं ये स्पेसिफाइड है बाय प्रेशर पी नोट और डेंसिटी रो नोट से, इनको हम नेग्लेक्टेड कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से बता दिया कि जो मेरे पास वेलोसिटी, यहाँ पे ये वेलोसिटी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड ले लिया तो वेलोसिटी ये वाला पोर्शन आ गया, ठीक है। और ये मेरे पास बहुत स्मॉल है तो इसका स्केयर करूँगा और ज़्यादा स्मॉल हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो फोर्थ चीज़ यहाँ पे बताई गई है वहाँ पे बताया गया कि आइसेंट्रोपिक लो यहाँ पे होल्ड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं और यहाँ पे जो मतलब चेंजेस हैं वो इतनी तेज़ी से हो रहे हैं कि हमारे पास हीट जो है वो एक्सचेंजेस हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास क्या है
जो एंट्रोपी चेंजेस है वो क्या हो गए, नेग्लिजिबल हो गए। और जहाँ पे ये बता दिया गया कि जो गामा है, जो हमारे पास आइसेंट्रोपिक लो है ना, उसमें जो गामा है वो मेरे पास क्या है, एडियाबैटिक कांस्टेंट। ठीक है, सिर्फ 4 पॉइंट याद रखने हैं कि ये कैसे मोशन, मतलब किस तरीके डिस्टर्बेंस हमारे पास प्रोपेगेट हो रही है, फिर डिस्टर्बेंस से पहले क्या था, और जो जितनी भी डिस्टर्बेंस है इक्विलिब्रियम स्टेट से जो कि मेरे पास स्पेसिफाइड है इनसे, मतलब पी नोट और रो नोट से, उनका स्केयर जो होगा मेरे पास वो क्या हो जाए, मतलब स्केयर प्रोडक्ट जो है वो मेरे पास क्या हो जाएंगे, नेग्लिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, नेग्लेक्ट कर देंगे उनको हम वहाँ पे। और थर्ड क्या है, आइसेंट्रोपिक लो यहाँ पे होल्ड होगा, क्योंकि जितनी तेजी से हमारे पास क्या है, जो हमारे पास जितनी तेजी से चेंजेस हो रहे हैं उतनी तेजी से हीट एक्सचेंज, मतलब हीट एक्सचेंजेस हो रही है, जिसकी वजह से नेग्लिजिबल। बस इतना यहाँ पे 4 पॉइंट्स में बताया। इन 4 पॉइंट्स का ही यूज होने वाला है इसके डेरिवेशन में। ठीक है, अब यहाँ पे हम लेंगे कि जो रो है मेरे पास वो इक्वल टू होगा रो नॉट, और यहाँ पे ब्रैकेट में 1 प्लस के एस। ठीक है, तो इसको अच्छे से ध्यान में रख लेना आप कि रो इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस के एस। और जहाँ पे मेरे को देखो ये रो डेंसिटी होगी, ये जो मैंने अभी आपको बताया था कि डिस्टर्बेंस जो स्पेसिफाइड है वाला पोर्शन रो नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे जो एस है वो क्या है, अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो मेरे पास जो एस है वो मेरे पास है कंडेंसेशन ऑफ द मीडियम, मेरे पास जो मीडियम है उसकी कंडेंसेशन है। ठीक है, और ये मेरे पास क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। इतना क्लियर। अब आगे क्या है, वो जो ये लाइनिंग लिखी हुई है इसका मतलब देख लेते हैं। एक्सप्रेसिंग द फ्रैक्शनल इंक्रीमेंट ऑफ लोकल फ्लूइड डेंसिटी ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस ओवर द अनडिस्टर्ब्ड डेंसिटी रो नॉट ऑफ द मीडियम। ये क्या बोला गया है कि मेरे पास ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, जो हमारे पास मीडियम है ना, मीडियम के अनडिस्टर्ब्ड डेंसिटी, ठीक है, अनडिस्टर्ब डेंसिटी के ओवर जो मेरे पास पर, ठीक है, डिस्टर्बेंस के ड्यूरिंग जो मेरे पास लोकल फ्लूइड डेंसिटी में कितना, मतलब फ्रैक्शनल इंक्रीमेंट, मतलब कितना फ्रैक्शनल इंक्रीमेंट हुआ है, उसको यहाँ पे ये एक्सप्रेस कर रहा है। यहाँ से लेके चलना है तब आपको इसका मीनिंग समझ आएगा। ठीक है, ध्यान से समझो। देखो, ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है जो मीडियम कि मेरे पास जो अनडिस्टर्ब्ड डेंसिटी, अनडिस्टर्ब डेंसिटी यही तो थी रो नॉट। ठीक है, अनडिस्टर्ब डेंसिटी पर डिस्टर्बेंस के दौरान जो हमारे पास लोकल फ्लूइड डेंसिटी है उसमें कितना फ्रैक्शनल इंक्रीमेंट हुआ उसको एक्सप्रेस कर रही है। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, अब ये तो हमने इसका मतलब समझ लिया कि जो मेरे पास यहाँ पे एस है वो मीडियम की कंडेंसेशन है जो कि डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। और ये क्या बताता है, हमारे पास मीडियम की जो डेंसिटी, अनडिस्टर्ब डेंसिटी पर डिस्टर्बेंस के दौरान जो हमारे पास लोकल फ्लूइड डेंसिटी है, जो ये है लोकल फ्लूइड डेंसिटी में कितना फ्रैक्शनल इंक्रीमेंट हो रहा उसको एक्सप्रेस करता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी, अगर ये मेरे पास टाइम टी का फंक्शन है एंड स्पेस कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या है यहाँ पे एक्स वाई जेड, मतलब 3D में बात की जा रही है। इफ द मोशन इज 3 डायमेंशनल, देखो सिंपल सा, इट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी, ये मेरे पास क्या हो, फंक्शन हो टाइम टी का, एंड स्पेस कोऑर्डिनेट मेरे पास ये होंगे जब मेरे पास मोशन क्या होगा 3 डायमेंशनल। वही मैंने चीज बोली कि 3D में बात की जा रही है, 3 डायमेंशनल होगा तभी मेरे पास स्पेस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे ये। इतना क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। हमें पता है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, हमारे पास ये होती है। ठीक है, हमने जो फ्लूइड डायनेमिक्स वाला पोर्शन था उसमें ये चीज करके आ चुके हैं, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है ये है मेरे पास, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अब हम वो चीज़ें तो ड्राइव नहीं कर सकते कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कैसे आई, उसका काफ़ी लंबा डेरिवेशन है, तो ये चीज़ें आपको माइंड में चीज़ रखनी पड़ेगी। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से अब क्या किया, मेरे पास यहाँ पे रो की वैल्यू है जो मैं बोल रही हूँ, मेरे पास रो क्या है, रो की वैल्यू है ये रो नॉट 1 प्लस के एस, तो मैंने यहाँ पे रो की जगह रो नॉट प्लस 1 प्लस के एस रख दिया। सिमिलरली यहाँ पे रख दिया रो नॉट 1 प्लस के एस, और ये क्यू वेक्टर एज इट इज। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, अब मेरे पास रो नोट जो है वो तो मेरे पास क्या है, अनडिस्टर्ब डेंसिटी, मतलब कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगी, तो ये मेरे पास बाहर होगी। ठीक है, तो कल अपॉन कल टी 1 प्लस के एस हो गया यहाँ पे एज इट इज। अब मेरे पास देखो ये चीज़
ये मेरे पास क्यू वेक्टर, सॉरी क्यू वेक्टर मतलब वेलोसिटी वेक्टर है। अब जब मैंने वे चार चीज़ें आपको बताई थी तो वहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर मेरे पास किस तरीके से है, माइनस के डेल फाई, ठीक है। तो ये वैल्यू हम वहाँ पे पुट करेंगे, तो इसकी जगह मैं रखूँगी माइनस के डेल फाई, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस है, प्लस और माइनस माइनस, ठीक है। माइनस साइन कैसे आया, आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। दिस इज माइनस साइन, ओके। तो ये चीज़ आ गया मेरे पास। अब आगे देखो यहाँ पे, अब इसका 1 का करेंगे टी के रिस्पेक्ट में तो ये 0 हो जाएगा और कर्ल एस अपॉन कर्ल टी आ गया, इतना क्लियर। माइनस, अब ये रो नॉट बाहर यहाँ से, क्योंकि जब करेंगे तो ये रो नॉट इसको ओपन करते हैं ना, तो वो ये रो नॉट क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। मेरे पास डेल डॉट 1 प्लस के एस दिस इक्वल टू 0, इतना क्लियर। रो नॉट यहाँ भी कॉमन लेंगे, कॉमन ले लिया और फिर इधर जाके 0 बन जाएगा, तो मेरे पास रिमेनिंग बच जाएगा दिस कर्ल एस अपॉन कर्ल टी माइनस डेल डॉट दिस, इतना क्लियर हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। अब आगे क्या किया वो देखते हैं। यहाँ पे इफ वी अज्यूम डेट द वेलोसिटी, जो मेरे पास वेलोसिटी वेक्टर है वो क्या, माइनस के डेल फाई इज सो स्मॉल इन मैग्नीट्यूड। वहाँ पे हमने क्या बोला था, जब हमने ये चीज़ बोली थी कि मेरे पास, ठीक है, यहाँ पे q इक्वल टू है इसका मैग्नीट्यूड, मतलब जो मेरे पास वेलोसिटी वेक्टर है इसका जो मैग्नीट्यूड है q, वो मेरे पास वेरी स्मॉल, मतलब मेरे पास काफ़ी स्मॉल है, इतना क्लियर। मैग्नीट्यूड में यही लैंग्वेज यहाँ पे बोली गई है, वेरी स्मॉल। अब मेरे पास जो एस है कंडेंसेशन जो है ऑफ द मीडियम का, वो भी मेरे पास स्मॉल है, अभी बताया था ना कंडेंसेशन, देखो, ठीक है। तो ये भी मेरे पास स्मॉल है। अब मेरे पास ये भी स्मॉल है, एक मिनट बेटा, ये भी स्मॉल है और ये भी स्मॉल है, ठीक है। और इसकी वैल्यू मेरे पास क्या है, यहाँ पे माइनस के डेल फाई, ठीक है। ये भी स्मॉल है और ये भी स्मॉल है, और मैं इनकी अगर ये चीज़ मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, एस आगे, ये माइनस हटा देते हैं, माइनस का वहाँ पे जो हमने पीछे डेरिवेशन किया वहाँ पे वो हो रहा है, तो एस और डेल फाई, जब ये भी स्मॉल है ये भी स्मॉल है, तो ये दोनों भी क्या होंगे मेरे पास, वेरी स्मॉल होंगे, तो इनको हम नेग्लिजिबल कर सकते हैं। बात समझ आई क्या था, मेरे पास जो है जो वेलोसिटी वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर इसके इक्वल है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा मेरे पास वो वेरी स्मॉल है। जब मैग्नीट्यूड इसका वेरी स्मॉल है, ठीक है, और मेरे पास जो एस है वो भी बहुत स्मॉल है, तो ये इसकी और इसकी, मतलब जो यहाँ पे इन दोनों की मेरे पास प्रोडक्ट भी क्या होगी, वेरी स्मॉल होगी, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, नेग्लिजिबल, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास जो ये चीज़ आई है इस इक्वेशन में हमने क्या कर दिया, यहाँ से हटा देंगे, क्योंकि देखो जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगी डेल फाई आएगा और एस डेल फाई आएगा, तो एस यहाँ पे जो होगा मेरे पास यहाँ पे आएगा, देखो डेल फाई प्लस के एस डेल फाई। अब ये मेरे पास क्या होगी, वेरी स्मॉल, तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, तो मेरे पास रिमेनिंग बच जाएगा दिस, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी, ठीक है, इक्वल टू 0। अब मेरे पास डेल डॉट डेल फाई क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू 0, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है हमारे पास दिस, ओके। आप कर भी सकते हो, इसको लिख दो और इसकी टर्म लिख दो, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो मेरे पास यही निकल के आएगा, इतना क्लियर। जैसे कि आप कर सकते हो, मैं बता दूं, डेल मेरे पास क्या होता है, आई कैप कर्ल अपॉन कर्ल एक्स प्लस के जे कैप कर्ल अपॉन कर्ल वाई प्लस के कैप कर्ल अपॉन कर्ल जेड, ठीक है। और मेरे पास डेल फाई होता है मेरे पास आई कैप कर्ल फाई अपॉन कर्ल एक्स प्लस के जे कैप कर्ल फाई अपॉन कर्ल वाई प्लस के कैप कर्ल फाई अपॉन कर्ल जेड, इतना क्लियर। अब मुझे इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट चाहिए दिस, तो डॉट प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का साथ, ठीक है। तो आई कैप का आई कैप के साथ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, देखो ये पहले है तो ये पहले लिखूंगी, ये बाद में है तो ये बाद में, इतना क्लियर, ठीक है। प्लस का जे कैप के साथ, तो ये पहले है ये बाद में है, ठीक है। प्लस के कैप का के कैप के साथ करेंगे,
डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो सेम की सेम के साथ 1 होती है, डिफरेंट के साथ 0 आ जाती है। तो यहाँ पे कर्ल अपॉन कर्ल जेड और कर्ल फाई अपॉन कर्ल जेड ये हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना कि पहले ये वाली टर्म्स आएंगी फिर उसके बाद ये। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, दिस। सिमिलरली इसको क्या लिख सकती हूँ, दिस। और इसको क्या लिख सकती हूँ, ये। और ये मेरे पास किसकी वैल्यू होती है, डेल स्क्वायर फाई की। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। तो आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब देखो मेरे पास यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 3 बना के हमने छोड़ दिया। द इक्वेशन ऑफ मोशन इज गिवन बाय, सेम जैसे मैंने अभी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी आपको बोली है कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी आपको फ्लो डायनेमिक्स उसमें वहाँ पे पूरा डेरिवेशन है। सिमिलरली हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन का भी वहाँ पे पूरा का पूरा डेरिवेशन है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, इतना क्लियर। ओके, तो अब देखो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन मेरे पास क्या गिवन है, दिस पूरा। ठीक है, एफ मेरे पास यहाँ पे फोर्स है, वो सब चीज़ें। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरे पास जो क्यू स्क्वेयर है हमारे पास कैन बी नेग्लेक्टेड। क्यों, क्योंकि हमने जब वहाँ पे पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, क्यू कैन बी नेग्लेक्टेड, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाए, क्योंकि यही बहुत स्मॉल है तो इसका स्केयर करूँगी और ज़्यादा स्मॉल हो जाएगा तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे यूज़ करने वाले, तो इसको मैं नेग्लेक्ट कर सकती हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे दिस, ये जीरो, तो ये सॉरी यहाँ पे जीरो नहीं, यहाँ पे गिवन है ये, तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो यहाँ से ये नेग्लेक्ट हो गया। सिमिलरली मेरे पास मोशन क्या है, इरोटेशनल, जो कि मैंने सेकंड चीज़ बताई थी कि बिफोर द डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस से पहले मेरे पास मोशन रेस्ट पे है। रेस्ट पे है तो वहाँ पे मोशन का इरोटेशनल, इरोटेशनल का मतलब क्या होता है, दिस इक्वल टू जीरो। इतना क्लियर। तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई, जीरो, तो ये भी मेरे पास जीरो बन गया, यहाँ से इसको नेग्लेक्ट कर दिया। इतना क्लियर। तो मेरे पास रिमेनिंग क्या बचा, दिस, और इधर से ये वाला पोर्शन। बात समझ आई कैसे किया बेटा। ठीक है, जो जो चीजें हमने वो 4 टर्म्स 4 कंडीशंस लिखी है ना, उनका यूज करना है। जो चीजें हमें प्रीवियस नॉलेज है हमारे पास वो यूज करनी है यहाँ पे। ठीक है, 1 बाय 1। ठीक है, इरोटेशनल है तो ये आ जाएगा, और ये मेरे पास बहुत ज्यादा स्मॉल है तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। अब देखो इन द एब्सेंस ऑफ द बॉडी फोर्स, मतलब बॉडी फोर्स के एब्सेंस में जब देखते हैं, अब मेरे पास बॉडी फोर्स तो ये है, अब इसको अब्सेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये यहाँ से गायब है, गायब कर दो तो मेरे पास रिमेनिंग बचा ये। इतना क्लियर हो गया। रिमेनिंग बचा मेरे पास दिस और दिस। अब ये माइनस में इधर आके प्लस में। अब मेरे पास वेलोसिटी वेक्टर क्या है यहाँ पे, माइनस के डेल फाई के इक्वल है, तो वेलोसिटी वेक्टर की यहाँ पे वैल्यू रख दी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जब यहाँ पे वैल्यू रखी तो मेरे पास यहाँ पे माइनस साइन था तो बाहर आ जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा बेटा, यहाँ पे माइनस दिस और दिस इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इन केस ऑफ बैरोट्रोपिक के केस में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, बैरोट्रोपिक के केस में डेंसिटी इज ए फंक्शन ऑफ प्रेशर पी। तो यहाँ पे अगर इन केस ऑफ बैरोट्रोपिक के केस में हम बात करते हैं जिसमें हमारे पास डेंसिटी क्या होता है, वो फंक्शन हो जाता है ऑफ प्रेशर पी का ओनली, मतलब जो डेंसिटी है वो फंक्शन है हमारे पास ऑफ प्रेशर पी का ओनली। तो मेरे पास जो ये टर्म है ये इसमें चेंज हो जाती है। ये भी हमारे पास जब हमने पीछे फ्लूइड डायनेमिक्स में टॉपिक किए थे तो वहाँ पे ये चीज़ यूज हुई थी, तो मैंने वहीं से ये कंसेप्ट लेके आई हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली गिवन था तो आप इस चीज़ को समझ लेना कि मेरे एग्जाम में लिखने की नीड नहीं है, इसको आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, बट मैं आपको समझाने के लिए चीज़ करा रही हूँ कि अगर मेरे पास बैरोट्रोपिक वाला केस आता है, मतलब इसका मतलब क्या होता है ये चीज़, तो यहाँ पे मेरे पास ये टर्म इसमें चेंज हो जाएगी। इतना क्लियर। तो इसकी जगह मैंने ये रख दिया। ओके, क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज़ और की गई है, वो क्या क्या यहाँ पे क्या किया है, जब मैंने यहाँ पे कर्ल अपॉन कर्ल टी डेल फाई, ठीक है, तो जब मैं इसको आगे सॉल्व करूंगी, मतलब डेल फाई के उसमें करूंगी, तो मेरे पास ये डेल बाहर आ जाएगा कर्ल फाई अपॉन कर्ल टी, क्योंकि अगर इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, मतलब पूरा ओपन करोगे, तो ये बाहर निकल जाएगा, कर्ल फाई अपॉन कर्ल टी रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ किया है। इतना क्लियर। तो ये चीज़ एज इट इज़ इसकी जगह मैंने रख दिया ये पोर्शन। तो यहाँ तक आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब क्या करना है, ये चीज़ क्लियर है ना।
क्योंकि जब ओपन करेंगे ना तो डेल बाहर आ जाएगा, ये साथ में आ जाएगा, सिर्फ रीअरेंज करने वाला पोर्शन है। ओके, अगर आपको नहीं समझ आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, देन मैं फिर उसका रिप्लाई कर दूँ किस तरीके से आया है। ओके, बिल्कुल सिंपल है, बच्चे वाला केस है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे इतना आने के बाद यहाँ पे डेल है, यहाँ पे डेल है, बाहर ले लूँ। ठीक है, मेरे पास रिमेनिंग बचा माइनस के कल 5/टी और दिस इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पे क्या करना, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। जब मैं इंटीग्रेटिंग करूंगी तो मेरे पास ये भी तो डेरिवेशन को ही डिनोट करता है ना। ठीक है, तो ये चीजें ज्यादा डीपली नहीं जाना है आपने। जब इसका मतलब इंटीग्रेटिंग करूंगी तो यहाँ पे जब डेल को हम दिखाते हैं तो हम इसी तरीके से तो दिखाते हैं, आई कैप कर्ल अपॉन कर्ल एक्स प्लस के जे कैप कर्ल अपॉन कर्ल वाई प्लस के, यही तो होता है मेरे पास। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएशन का ही तो होता है, पार्शियल डेरिवेटिव का। जब मैं इंटीग्रेशन करूंगी तो ये हट ही जाएगा, वही चीज है, उसको थोड़ा सा माइंड में ये चीजें सेट करना। ठीक है, क्लियर। तो जब मैं यहाँ पे इंटीग्रेटिंग करूंगी तो मेरे पास ये हट जाएगा, मेरे पास दिस, और यहाँ पे मेरे पास जब इंटीग्रेटिंग करते हैं तो कांस्टेंट भी आता, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, जैसे आप करते हो ना डी, और यहाँ पे मेरे पास कोई भी फंक्शन हो गया समथिंग इक्वल टू 0, तो जब मैं इसका इंटीग्रेटिंग करूंगी तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा इक्वल टू कांस्टेंट। तो वही प्रोसीजर यहाँ पे किया गया है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया ना बेटा, कैसे क्या चीजें की है। ओके, तो मेरे पास यहाँ तक आ गया। ओके, तो ये मैंने रीअरेंज कर दिया और इक्वल टू कांस्टेंट, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। और आपके उसमें ये डायरेक्टली दी हुई है कि ये चीज़ है मेरे पास, तो ये कैसे आई वो चीज़ मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है। ठीक है बेटा, बात समझ आ गई। ओके, ये कैसे, जैसे डेरिवेटिव को करते हैं ना, ये डिफरेंशिएशन ही, पार्शियल डेरिवेटिव को डिफरेंशिएशन ही तो होता है, तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे क्या हट जाएगा यहाँ से, दिस इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, अब यहाँ से एक चीज और बेटा, ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे अब मेरे पास क्या था, अजम्पशन जो मेरे पास 4 थी, आइसेंट्रोपिक लॉ, यही थी ना, आइसेंट्रोपिक लॉ ये था, तो इसका हम यूज करने वाले हैं वहां पे। ठीक है, तो मेरे पास ये था, जहां पे मेरे पास के की जो वैल्यू होती है वो होती है ये। ठीक है, ये कुछ वैल्यू होती है जो कि आपको अपने माइंड में ये चीज सेट करनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, ओके, तो ये वैल्यू होती है। अब मैं यहाँ से डी पी अपॉन डी, मतलब रो के रेस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन करूंगी। जब रो के रेस्पेक्ट में करूंगी तो के, अब जैसे हम करते हैं कि मेरे पास डी अपॉन डी एक्स और एक्स की पावर एन, तो मेरे पास एन आगे आ जाता है, ठीक, और एक्स की पावर एन माइनस के 1, तो वही चीज यहाँ पे होगा। यहाँ पे मेरे पास क्या, डी अपॉन डी रो है और रो की पावर है यहाँ पे गामा, तो मेरे पास गामा और रो की पावर इसमें से एक माइनस हो जाएगा, तो देखो के मेरे पास एज इट इज गामा और रो की पावर गामा माइनस 1। ओके, इतना क्लियर हुआ बेटा यहाँ से। अब आगे देखो, मेरे पास यहाँ पे के की जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, तो पी नोट अपॉन रो नोट की पावर गामा, ये एज इट इज। ठीक है, अब यहाँ पे जो किया है वो चीज ध्यान से समझना। ठीक है, ये एज इट इज, यहाँ पे मैंने ए नोट स्केयर मान लिया, अब ये कैसे माना वो चीज आप ध्यान से समझना। देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, पी नोट है, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास गामा है। अब जो ये रो नोड की पावर मेरे पास गामा है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, रो नोड और रो नोड की पावर गामा माइनस 1, बेस सेम पावर ऐड तो यही आ जाएगा, तो यहाँ पे मैंने वही चीज लिखा, गामा माइनस 1। ठीक है, और यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास चल रहा है रो की पावर गामा माइनस 1, तो ये एक साथ ले लिया मैंने। ठीक है, और इसको एक साथ ले लिया, तो जब इसको एक साथ लूंगी तो मेरे पास रो अपॉन रो नोट की पावर गामा माइनस 1, तो ये टर्म आ गई, और यहाँ से ये एज इट इज। अब जो ये टर्म है इसको यहाँ पे इन्होंने लेट कर लिया ए नोट का स्क्वायर, देखो आगे लिखा हुआ है वेहर गामा पी नोट अपॉन रो नोट ए नोट का स्क्वायर, यहाँ पे हमने इसको लेट कर लिया, गामा पी नोट अपॉन रो नोट। ठीक है, इतना क्लियर, वो चीज यहाँ पे लिख दी, और दिस इज इक्वेशन नंबर 5। ओके,
अब देखो यहाँ पे dp अपॉन डी रो, ये चीज है मेरे पास आया हुआ है यहाँ पे जो मैंने पीछे निकाला है। अब इसकी जगह ये वाली वैल्यू आ जाएगी, कैसे आई वो देखो। मेरे पास जो रो हमने डिफाइन किया था वो ये था, ठीक है। अब मैं रो अपॉन रो नोट करूंगी तो मेरे पास ये आ जाएगा। अब इसकी जगह मैंने 1+s यहाँ पे पुट कर दी। किस तरीके से किया तो ये चीज भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब क्या किया, मेरे पास जो s है वो तो बहुत ज्यादा स्मॉल है, ठीक है। फिर उसमें कुछ वन ऐड करके फिर उसकी पावर गामा-1 ले लूंगी तो ये मेरे पास काफी स्मॉल है। तो इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ से नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो मेरे पास ये जो है अप्रोक्सीमेटली जो सेम आ जाता है इसके इक्वल, ए नॉट स्केयर के इक्वल आ जाता है। इतना क्लियर हो गया। तो dp अपॉन डी रो, ठीक है, इक्वल टू ए नोट का स्केयर, क्योंकि ये मेरे पास काफी स्मॉल है तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे इसको लिखा है। इतना क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। अगर आपको ध्यान हो तो जो हमने पीछे इक्वेशन निकाली थी यहाँ पे दिस, ये मुझे अब फाइंड करना है dp अपॉन रो, ये चीज, ठीक है। अगर मैं इसको फाइंड कर रही हूँ तो मैंने ये चीज ले ली, ठीक है। अब सिंपल सी चीज है, मुझे फाइंड करना है dp अपॉन रो, तो इसको मैं लिख सकती हूँ dp अपॉन डी रो और यहाँ से डी रो अपॉन ये, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यही टर्म्स तो आ जाएगी। यहाँ से ये कैंसिल हुआ तो मेरे पास यही टर्म्स तो बन के आ गई। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन लगा दिया यहाँ पे। अब मेरे पास बेटा ये किसके इक्वल आ गया, ये वाला पोर्शन, तो मेरे पास इसके इक्वल है, ये रख दिया, ये बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन दिस, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब देखो जब मैं यहाँ पे ये चीज, तो मेरे पास अब यहाँ पे तो p था, यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास इंटीग्रेशन में, ये ए नॉट स्क्वायर, यहाँ पे डी रो अपॉन रो, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा log p, क्योंकि मेरे पास क्या होता है 1/x dx का, ठीक है, इंटीग्रेशन होता है log x। इतना क्लियर, इंटीग्रेशन dx और x मतलब ये और ये सेम हो, 1 में हो तो log x हो गया, तो यहाँ पे log p हो गया। और जब इंटीग्रेशन होती है तो हमारे पास कुछ कांस्टेंट भी आता है तो प्लस के कांस्टेंट। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, मेरे पास इक्वेशन नंबर 4 और 6 से हम क्या यहाँ पे वो करते हैं। अब मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई 6 में, ठीक है। अब मेरे पास इक्वेशन नंबर 4 है ये, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दूं और सब चीजें एज इट इज, तो मैंने इसकी वैल्यू यहाँ पे ये पुट कर दी, ठीक है, और सब चीजें एज इट इज। अब मैं कर्ल फाई अपॉन कर्ल टी में फाइंड करना चाहती हूँ, तो मैं इसको यहाँ पे ले आऊँ, जब माइनस में है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब ये चीज मेरे पास एज इट इज, यहाँ पे कांस्टेंट है, इधर कांस्टेंट, इधर आके माइनस में कुछ कांस्टेंट आएगा, जैसे कि मैंने ले लिया यहाँ पे, मेरे पास है यहाँ पे C1 कांस्टेंट है और यहाँ पे C2 है, तो ये इधर आके मेरे पास क्या आ जाएगा C1 माइनस के C2। इतना क्लियर हुआ। देखो ये मैं इधर लेके गई कल 5/कर्ल, ये एज इट इज यहाँ पे C1, इधर आके माइनस C2। अब ये मेरे पास कांस्टेंट है, ये भी मेरे पास कांस्टेंट है, इनका सब्ट्रैक्शन भी तो कांस्टेंट होगा, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। ओके, ये समझाने के लिए था। अब आगे देखते हैं, कल 5/कर्ल, ये अब मैंने इस रो की वैल्यू यहाँ पे रख दी, क्योंकि हमें पता है रो इक्वल टू है रो नॉट 1 प्लस के s। इतना क्लियर, तो मैंने इसकी वैल्यू रख दी। अब मुझे पता है ये चीज भी कि log में अगर मेरे पास यहाँ पे mn है मल्टीप्लाई में, तो मैं लिख सकती हूँ log m प्लस के log n, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे मैंने किया कि मल्टीप्लाई में तो log रो नॉट प्लस log 1 प्लस के s, और सब चीजें मेरे पास एज इट इज चल रही है। इतना क्लियर हो गया। अब आगे देखो, यहाँ पे क्या किया, कल 5/कर्ल एज इट इज, log रो नॉट सेम है मेरे पास, ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ पे क्या किया है वो चीज देखना, ये वाली चीज कहाँ से की है मेरे पास। अगर आपको पता हो बेटा, यहाँ पे log 1 प्लस s का, यहाँ पे इन्होंने एक्सपेंशन खोल दी, तो मेरे पास अगर आपको पता है log 1 प्लस एक्स का क्या होता है मेरे पास, ठीक है, मेरे पास होता है x माइनस के x²/2 प्लस के x⁻³ देखो इसमें क्या होता है, जब माइनस साइन होता है ना तो वहाँ पे सारे माइनस होते हैं, जब प्लस साइन होता है तो अल्टरनेट चलते हैं,
प्लस माइनस एक्स की 2 होगी, यहाँ पे 4/4। इस तरीके से हमारे पास चलता चला जाएगा। x माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस के दिस। अब मुझे तो निकालना है log 1 प्लस के s की वैल्यू, तो मैं कैसे रखूँगी, x की जगह s माइनस एस स्क्वेयर बाई 2 प्लस x की पावर 3/3 माइनस s की पावर 4/4 सो। तो ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पे उठा के रख दी। देखो s माइनस एस स्क्वेयर बाय 2, ठीक है, प्लस s की पावर 3/3 सो। इतना क्लियर। देख लो यहाँ पे s हो गया, यहाँ पे s है, यहाँ पे दिस और ये दिस और फिर दिस और दिस, आगे सो। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब सिंपल सी चीज़ है, आपको पता है s मेरे पास स्मॉल है, ठीक है, तो अगर मैं उसका स्केयर करूँगी वो और स्मॉल हो जाएगा, उसका क्यूब करूँगी तो और स्मॉल हो जाएगा। जब इतना स्मॉल हो जाएगा तो उनको क्या कर सकते हैं, हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो यहाँ से लेके जितनी भी टर्म्स हैं ये बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाएंगी, तो इनको हम कर देंगे सबको नेग्लेक्ट। यहाँ से ये चीज़ रफ करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं जो यहाँ से ये एस स्केयर और ये सब के सब मेरे पास क्या हो जाएंगे आगे तक नेग्लेक्ट। इतना क्लियर, ठीक है। अब देखो मेरे पास ये रो नोड है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास इसमें सिंपल सी चीज़ है, जब हमने किया था वहाँ पे, एक मिनट, जो हमने वहाँ पे आपको थियोरी समझाई थी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, स्पेसिफाइड बाय द रो नोट डेंसिटी कैन बी नेग्लेक्टेड। तो यहाँ पे जो मेरे पास रो नोट से भी जो स्पेसिफाइड हो रही है उनको भी हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे। मतलब प्रोडक्ट हो गया या उनका स्केयर हो गया, वो भी हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे। तो मेरे पास जो यहाँ पे आ रहा है दिस, ठीक है, तो ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी मेरे पास नेग्लेक्ट, क्योंकि ये जो इससे मतलब स्पेसिफाइड हो रही है जितनी भी डिस्टर्बेंस है उनसे रिलेटेड जो स्केयर हो गया है वो समथिंग जो भी आ रहा है वो मेरे पास क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है, जो हमारी अजम्पशन है उसके अकॉर्डिंग। तो ये नेग्लेक्ट हो गया, ये सब नेग्लेक्ट हो गए, तो मेरे पास ए नॉट स्क्वायर सिर्फ ये एस बचा प्लस के कॉन्स्टेंट। इतना क्लियर हो गया। अब क्या किया, जो मेरे पास ये कांस्टेंट है ये क्या हो गया, एब्जॉर्बिंग हो गया इन एस में, एब्जॉर्बिंग द कांस्टेंट इनटू एस। तो वी गेट, जब ये इसमें ऑब्जर्व हो जाएगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इक्वल टू में आ जाएगा ए नॉट स्क्वायर एस। दिस इज इक्वेशन नंबर 7। तो आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होगी कि दिस इक्वल टू ए नॉट स्क्वायर एस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से इसका टी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर दूँ। जैसे ये है ना मेरे पास, यहाँ पे इसका करेंगे मैं कल अपॉन कल टी, यहाँ पे कल फाई अपॉन कल टी, ठीक है, इतना क्लियर हो गया, इक्वल टू कल अपॉन कल टी और ए नॉट स्केयर एस। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, कल स्केयर फाई अपॉन कल टी स्केयर इक्वल टू ए नॉट स्केयर बाहर कल एस अपॉन कल टी, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। तो ये यहाँ पे इक्वेशन नंबर 7 से ही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कल एस अपॉन कल टी है, ये चीज एज इट इज है सब। तो कल एस अपॉन कल टी हमें कहाँ मिलेगा, इक्वेशन नंबर 3 में। अब हम इक्वेशन नंबर 3 पे जाएंगे, देखते हैं कहाँ पर है इक्वेशन नंबर 3 में। तो जब हम यहाँ पे पहुंचे हमने क्या देखा, यहाँ से ये चीज देखना, कल एस अपॉन कल टी इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा डेल स्केयर फाई, ये माइनस में इधर जाके प्लस में, तो इसकी वैल्यू मैं वहाँ पे पुट कर सकती हूँ, ठीक है बेटा। तो वही चीज़ यहाँ पे हमें पुट करनी है। देखो ये एज इट इज, ये एज इट इज, इसकी जगह वो वाली वैल्यू मैंने पुट कर दी। इतना क्लियर हो गया। तो इक्वेशन 8 जो है वो मेरे पास क्या है, इज ए वेव टाइप इक्वेशन। जो हमने वेव इक्वेशंस पढ़ते हैं ना, ये उसी टाइप की मेरे पास क्या होगी, वेव इक्वेशन होगी। तो और क्या यहाँ पे ये शो करती है कि स्मॉल डिस्टर्बेंस आर प्रोपेगेटेड इन द गैस विद स्पीड। देखो इसमें क्या बोला गया है, ये मेरे पास इक्वेशन 8 आ गई। तो इक्वेशन 8 की जो शकल है वो हमारे पास वेव टाइप इक्वेशन की तरह है, ठीक है, इसी तरीके की तो होती है हमारे पास, उसकी शकल जैसी है।
तो यहाँ पर ये शो क्या कर रहा है कि जितनी मेरे पास यहाँ पे स्मॉल डिस्टरबेंस है वो प्रोपेगेटेड होती है, गैस में प्रोपेगेटेड होता किस स्पीड से हो रही है, ए नॉट से। ठीक है, यहाँ पे देखो ये ए नॉट स्केयर आ रहा है। ठीक है, तो मेरे पास ए नॉट स्केयर की वैल्यू क्या आई थी, एक जगह ये थी। ठीक है, और एक जगह मेरे पास क्या आई थी, पी नॉट अपॉन रो नॉट, एक जगह ये आई थी। तो यहाँ पे क्या किया, सिर्फ जो मेरे पास यहाँ पे प्रोपेगेटेड इन गैस विद स्पीड ए नॉट को क्या लिख दिया, यहाँ पे जो स्केयर थे यहाँ पे ये हाथ से रफ होके, रफ नहीं करते ऐसे बता देती हूँ, इधर ये स्केयर है तो इधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, सिमिलरली दिस। ठीक है, अब ये कहाँ पे आई ये चीज़ मैं बता देती हूँ एक बार, आपको कंफ्यूजन ना हो इस चीज़ की। देखो हमने यहाँ पे माना था शुरू में, ये चीज़ मैंने पहले मान ली थी, गामा पी नॉट अपॉन रो नॉट, और यहाँ से आगे थी ए नॉट स्क्वायर, एक ये वैल्यू आई थी, एक ये वैल्यू आई थी। ठीक है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी हुई है, एक ये वैल्यू आई थी, एक ये वैल्यू आई थी, तो यहाँ पे स्क्वायर थे, इधर जाके स्क्वायर रूट आ जाएगा। दिस स्पीड इज कॉल्ड द स्पीड ऑफ साउंड इन ए गैस। ये जो स्पीड मेरे पास आई है इसी स्पीड को हम कहते हैं स्पीड ऑफ साउंड इन ए गैस। तो हमारे पास जो टॉपिक था वो यही था कि किसी भी जो मेरे पास गैस में है वो साउंड की स्पीड क्या होती है, उसी से रिलेटेड था ना। तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 8 है वो हमारे पास वेव टाइप इक्वेशन होगी, और ये शो क्या कर रही है कि मेरे पास स्मॉल डिस्टरबेंस जो है वो प्रोपेगेटेड होती है द गैस विद, मतलब इन गैस में, मतलब जो मेरे पास स्मॉल डिस्टरबेंस है वो हमारे पास प्रोपेगेटेड हो रही है गैस में, और किस स्पीड के साथ हो रही है, ए नोट के साथ। जो ए नोट की मेरे पास वैल्यू है ये, तो जो ये स्पीड है मेरे पास इसी को बोलते हैं स्पीड ऑफ साउंड इन द गैस। इसी स्पीड को मैं गैस में साउंड की स्पीड बोलूंगी। इतना क्लियर, और यही हमारे पास लास्ट टॉपिक था। ठीक है बेटा, तो आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आई होगी, किस तरीके से क्या क्या हमने चीज़ें यहाँ पे अप्लाई करी है, किस तरीके से इसको किया है। और एक चीज़ और बेटा, यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ बता ही देती हूँ कि ये चीज़ कैसे आई। यहाँ पे मेरे पास जो था माइनस में, और मेरे पास कर्ल अपॉन कर्ल टी था और डेल फाई था। ठीक है, ये चीज़ था, तो मैंने इसको ये चीज़ लिख दी। ये कैसे लिख दी मैं बता देती हूँ। देखो माइनस हटा देते हैं, माइनस तो बाहर है हमारे पास। ठीक है, इसका देख लेते हैं ये कैसे आई। देखो कर्ल अपॉन कर्ल टी, तो मेरे पास इसकी क्या वो होगी, मेरे पास होती आई कैप कर्ल फाई अपॉन कर्ल एक्स प्लस के जे कैप कर्ल फाई अपॉन कर्ल वाई प्लस के कैप कर्ल फाई अपॉन कर्ल जेड, ये होता है मेरे पास बेटा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखो जब मैं इसका करूंगी तो आई कैप यहाँ पे कर्ल अपॉन कर्ल टी, इसको कर्ल फाई अपॉन कर्ल एक्स प्लस के जे कैप कर्ल अपॉन कर्ल टी कर्ल फाई अपॉन कर्ल एक्स वाई सॉरी प्लस के कैप तो कर्ल अपॉन कर्ल टी कर्ल फाई अपॉन कर्ल जेड। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, यहाँ से ये चीज़ हम रफ कर देते हैं। ओके, इतना हो गया। अब देखो मेरे पास ये आई कैप एज इट इज, अब इसको हम रीअरेंज भी तो कर सकते हैं। इसको मैं ऐसे लिख दूंगी, ठीक है, कि ऐसे लिख सकती हूँ, ये तो लिख सकती हूँ उसको, पर मैं इसको रीअरेंज भी तो कर सकती हूँ। कैसे, कर्ल अपॉन कर्ल एक्स मैंने बाहर ले लिया, कर्ल फाई अपॉन कर्ल टी, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो इसको मैं इस तरीके से तो लिख सकती हूँ, कर्ल फाई अपॉन कर्ल टी मैंने अंदर ले लिया और कर्ल अपॉन कर्ल एक्स, क्योंकि इसको भी मैं यही लिख सकती हूँ, कर्ल स्क्वायर फाई टी कर्ल एक्स कर्ल टी। ठीक है, सिमिलरली इसको मैं कर्ल अपॉन कर्ल वाई बाहर कर्ल फाई अपॉन कर्ल टी कर दिया। ठीक है, फिर के कैप कर्ल अपॉन कर्ल जेड बाहर कर्ल फाई अपॉन कर्ल टी कर दिया। तो मैं जब इसको देखूंगी तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ से ये रफ। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे देखो अभी जो मैंने आपको ये वाला बताया था डेल फाई का, डेल फाई में मेरे पास यहाँ पे अगर आप देखोगे बेटा, ये चीज़ देखना, डेल फाई जब मैंने यहाँ पर ओपन किया था तो आई कैप और
कल अपॉन कल एक्स के आगे लग रहा था। ठीक है, इतना क्लियर था। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आई कैप, अगर मैं इससे कंपैरिजन करा रही हूँ, आई कैप है, कल अपॉन कल एक्स है। तो यहाँ पे जो डेल के आगे लग रहा था वो यहाँ पे था। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो सब चीजें सेम है मेरे पास। देखो, आई कैप कल अपॉन कल एक्स, जे कैप कल अपॉन कल वाई, के कैप कल अपॉन कल जेड, ये सेम है। सिर्फ क्या है, यहाँ पे फाई है, फाई की जगह यहाँ पे आ गया कल फाई अपॉन कल टी, कल फाई अपॉन कल टी, कल फाई अपॉन कल टी। तो ये मेरे पास आ जाएगा डेल कल फाई अपॉन कल टी। ठीक है, बात समझ आई कैसे आया? ठीक है, तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि मेरे पास ये चीज लेके चले थे हम। ठीक है, और इसको हमने लिख दिया, डेल बाहर आ गया। देखो डेल, डेल यहाँ पे आ गया मेरे पास दिस, और यहाँ पे, और अंदर आ गया कल फाई अपॉन कल टी। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज है, बचपन में हम करते आए हैं, तो वही चीज है यहाँ पे। ओके, ये चीज लेके चले, इसी से कंपैरिजन करा दे मैंने। जो डेल के आगे जो लगता है वो यहाँ पे आता है, तो सेम वही मेरे पास प्रेजेंटेशन थी, सिर्फ फाई की जगह ये था तो वो रख दिया। ठीक है, तो मेरे पास ये टर्म थी और इसकी जगह ये आ गई। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। हर चीज़ें मैंने आपको बताई है, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि हमें ऑलरेडी माइंड में रखनी पड़ेगी, क्योंकि उनका यहाँ पे डेरिवेशन नहीं बता सकते, काफ़ी लेंथी हो जाएगा। ठीक है, उनका अलग डेरिवेशन होता है, तो ये सब चीज़ें आप अच्छे से ध्यान में रखना। तो आज के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और उन बच्चों तक जरूर पहुँचाएं जिनको उनकी नीड है। थैंक यू सो मच।